हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज के हमारा टॉपिक है, आज दो टॉपिक कवर करेंगे हम। फर्स्ट मोमेंटम और सेकंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट मोमेंटम एंड सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, मोमेंटम क्या है? देखो, किसी मोशन के अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी है उसको बोलते हैं मोमेंटम। और इसको कैसे निकालते हैं हम? मोमेंटम निकालने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, एक उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में मोमेंटम की कितनी क्वांटिटी है वो निकल करके आ जाती है। मोशन की कितनी क्वांटिटी है वो निकल करके आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। दैनिक जीवन में आप इसको ऐसे फील करते हैं, मान लीजिए सामने से कोई ट्रक आ रहा है, उसके सामने से कोई बाइक, अगर दोनों की टक्कर हो जाए तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा? बाइक वाले को। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि जो ट्रक है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है अगर वे दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। इट मीन्स मोमेंटम ज़्यादा है। अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो किसको ज़्यादा हार्मफुल होगा? वो बाइक वाले के लिए। ठीक, तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी कि आखिर मोमेंटम होता क्या है और डेली लाइफ में उसको कैसे फील करते हैं। बच्चों, चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन। बस ये इसकी इतनी सी डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी। कैसे मेजर करते हैं? जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों। ठीक है ना? यहां देख लीजिए, इस फिगर में थोड़ा सा मैंने दिखाने की कोशिश की है। मान लीजिए मास m है और ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, स्मॉल v। ठीक है ना? तो इसके लिए मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास स्मॉल m इंटू वी। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों? इसके बाद इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P और इसके ऊपर ये तीर का निशान क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है प्यारे बच्चों इसकी? CGS भी देख लेते हैं, SI भी देख लेते हैं। ठीक है ना? अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसी ही को हम क्या बोलते हैं? डाइन इंटू सेकंड। डाइन, DYNE, डाइन, नॉट डायन, डाइन, डाइन इंटू सेकंड। सेकंड हमारे पास SI यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड और न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक है ना? तो ये हमारे पास मोमेंटम और मोमेंटम का इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट, सब चीजें कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? देखो, सिंपल सी भाषा में पढ़ाऊंगा, सिंपल सी हम डेफिनेशंस लिखेंगे जो सब कुछ डिफाइन करेगी। ठीक है? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड या अप्लाइड फोर्स। इसका क्या मतलब है? देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, इस पर मैंने बाहर से कोई फोर्स लगाया। जब मैं इस पर कोई बाहरी फोर्स लगाऊंगा तो ये पहले से मान लीजिए u वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक, और इस पर फिर फोर्स लगाया मैंने, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो मोमेंटम में चेंज हुआ ना? मोमेंटम में चेंज। और जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मोमेंटम में चेंज हुआ उसको इस चेंज ऑफ मोमेंटम से डिवाइड कर देते हैं, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो इस पर फोर्स लगाया गया है। ये किसने बताया था हमें? न्यूटन साहब ने। और प्यारे बच्चों, ये ही सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। ठीक, देखो यहाँ छोटी सी फिगर में मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए स्मॉल मास m है, ये मास m है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? स्मॉल u मीटर पर सेकंड, जिससे चल रहा है। ठीक, अब यहाँ इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, मान लीजिए कितना? F एक्सटर्नल। उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल F और उसके नीचे सुफिक्स में EXT एक्सटर्नल। ठीक, अब जब इस पर ये फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V, U से V हो गई, और U से V तक जब तक वो चला, या जब तक जो चेंज हुआ, वो कितना टाइम मेजर किया हमने? वो टाइम t सेकेंड। तो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है?
जो इसका मोमेंटम यहाँ था, जो मोमेंटम यहाँ होगा, यहाँ मोमेंटम क्या होगा mu और यहाँ mv, और चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu होगा, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम t, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब जब भी प्यारे बच्चे यहाँ से m कॉमन लिया हमने, m कॉमन लेकर के क्या हो गया v माइनस यू अपॉन टी, जब भी प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, वहां एक कांस्टेंट लगता है, जो क्या है, ये कैपिटल की, क्या है, कैपिटल के। अब यहां से हम यहां बढ़ते हैं आगे की ओर प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हमें पहली इक्वेशन याद हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से एसिलेशन की वैल्यू क्या निकल करके आती थी, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक, v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या थी, एसिलेशन, वही हमने यहाँ इसकी जगह एसिलेशन रख दिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और इक्वल टू के इंटू एफ एक्सटर्नल। अब अगर हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन है जो हमने बाहर से लगाया, और मास 1 किलोग्राम है, और जो एसिलेशन है प्यारे बच्चों वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमारे पास जो के की वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट है, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। देन के की वैल्यू विल बी 1, और तब ये जो फॉर्मूला बनेगा एम ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एम ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल विल बी इज इक्वल टू एम ए, ठीक। ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आते हैं प्यारे बच्चों, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये रिजल्टेंट है। कुछ बच्चे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, तो ये लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू एम में, ये नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्यारे बच्चों ये है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास ये है, ठीक, और जिसको डिफाइन कहाँ किया गया है, ये बात समझ में आई। इसके बाद फोर्स है, फोर्स की यूनिट कौन कौन सी होती है हमारे पास में, एक न्यूटन और एक डाइन। जो सीजीएस यूनिट है उसको हम डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी एसआई यूनिट है उसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के इक्वल, मतलब 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होगा। इसको याद करना आसान रह जाता है, ठीक है ना, इसलिए कई लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन, ठीक। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ आकर के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, 9th की क्लास में भी है, अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा हो तो फर्स्ट न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से हम फर्स्ट लॉ फाइंड कर सकते हैं, ये आपको खुद करना है, ठीक है ना, ये आपको स्वयं करना है। इसके बाद ठीक, वो कैसे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो यूज करनी है हमें, और ये आपको स्वयं करना है इसके बाद, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।